जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर योगेश पाटिल, आप सबका योपा। मेरे पहले वीडियो को ढेर सारा प्यार और इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं लेके आया हूँ एक आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रनिंग ऑन नी। इसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए, इम्पैक्ट ऑफ रनिंग ऑन नी समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, रनिंग सरफेसेस। अक्सर मुझे ओपीडी में लोग ये पूछते हैं कि सर रनिंग के लिए कौन सा सरफेस सबसे बेहतर है। लोग पूछते हैं कि क्या सर हमें ग्राउंड पे दौड़ना चाहिए, क्या सर हमें कंक्रीट के ऊपर या रोड के ऊपर दौड़ना चाहिए, या फिर हमें कोई लॉन के ऊपर दौड़ना चाहिए, या फिर हमें कोई जो ट्रेडमिल वाली वॉक है या फिर ट्रेडमिल वाला जो रन है घर पे हम करते हैं, क्या फिर हम ट्रेडमिल पे दौड़े, ऐसे सवाल पूछते हैं। सो कौन से सरफेस पे रन करना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में हैं। सब में से सबसे बेस्ट सरफेस कौन सा है, ये हमें समझना है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम फिजिक्स की किताबों को याद कर लेते हैं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो मैं जानता हूँ, फिजिक्स और साइंस का नाम लेते ही आधे लोग इसमें से ये वीडियो बंद करेंगे, बट देखो मुझे भी नहीं पसंद था, बट वो ज़रूरी है कि थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स, उसके सारी चीज़ें डिफिकल्ट होती है, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर हम समझ ले तो हमें अपनी लाइफ में क्या काम है। देखो फिजिक्स, मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग फिजिक्स पढ़े या फिजिक्स को कुछ कोई किताब का कुछ बड़ा लॉ नहीं लेके आने वाला हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फिजिक्स के इस सिंपल से लॉ को समझ लोगे ना, तो आपको ये सवाल कि कौन से सरफेस पे रन करना है, ये अपने आप में ही आंसर हो जाएगा। सो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यही इसका सीक्रेट है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स कोई एक्शन पे या फिर कोई सरफेस पे पड़ेगा, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रिएक्शन उसके दूसरे सरफेस पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो थर्ड लॉ में हम कहते हैं, रॉकेट का एग्जांपल देते हैं, जितना फोर्स से रॉकेट ऊपर जाना चाहिए ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी एस्केप कर सके, तो उतना फोर्स क्रिएट करने के लिए कितना उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए उस रॉकेट के अंदर, वो सारे कैलकुलेशंस करके साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि यस दिस इज द फोर्स दैट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। तो इतना फोर्स जब भी वो रॉकेट नीचे पृथ्वी पे इम्पैक्ट के पहले छोड़ेगा, तब वो रॉकेट ऊपर उड़ सकेगा। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको समझे, तो जिस सरफेस के ऊपर हम दौड़ेंगे उतना ही सरफेस का रिएक्शन अपने नी जॉइंट पे आएगा। इमेजिन कर लो कि आप कॉन्क्रीट के ऊपर दौड़ रहे हो, जो कि एकदम हार्डेस्ट सरफेस में जाना था। तो जितना सरफेस हार्ड होता है कंक्रीट, वैसे एवरी फुटस्टेप जब रन करोगे, सो रनिंग के लिए भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि हम कैसे लैंड करते हैं। सो सी एज यू कैन सी ओवर हियर, ये हमारा इस तरह से लैंडिंग होता है। सो हमारा जो एंकल होता है या फुट होता है, सो दिस इज दी एंकल। अगर ये है तो ये 90 डिग्री के ऊपर, ये हमारा अगर लेग है तो ये हमारा फुट है, समझो। सो इस तरह से हम ये मूवमेंट्स करते हैं। सो अभी हमको ये समझना है कि इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए। आइडियली जब भी हम रन करते हैं तो मिड फुट और फोर फुट, एज यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द आइडियल सरफेसेस। आइडियल अगर है तो फिर मिड फुट है, बट क्या नहीं होना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। रनिंग में आपका हील पे स्ट्राइक कभी नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज अ हील स्ट्राइक, देन द वे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम द ग्राउंड गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम दी फुट टू एंकल एंड देन एंकल टू नी, उसका गलत तरीके से अगर वो ट्रांसमिट होगा तो ऑब्वियसली उसका मल्टीप्लाई होगा। वेट का अपना वीडियो हुआ था लास्ट टाइम, उसमें हमने देखा था कि 1 किलो का बॉडी के ऊपर 4 टाइम्स वेट। एग्जैक्टली उसी तरह हम किस सरफेस पे लैंड करते हैं, वेदर इट्स अ मिड फुट दैट वी आर लैंडिंग अपॉन, वेदर इट्स अ हाइंड फुट और फोर फुट, दैट विल डिटरमाइन कि अपने नी के ऊपर कितना इंपैक्ट आने वाला है। इसीलिए आइडियल सिचुएशन में मिड फुट। कई लोग क्या करते हैं कि ना ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं। जब ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं ना, तो ट्रेडमिल की एक ही प्रॉब्लम है। देखो, अगर आप 5-6 की स्पीड पे चल रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट इफ यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड, देन 2 फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द नी, वो दोनों इफेक्ट होते हैं। सो 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं रनिंग में। एक होता है कि आप कौन से सरफेस पे लैंड होते हो, जो मैंने बताया, मिड फुट, फोर फुट एंड हाइंड फुट, एंड सेकेंड इज द स्ट्राइड लेंथ। कितना हम उस पर स्ट्राइड, जो हम 2 रनिंग करने के टाइम पे दोनों स्ट्राइड्स के बीच का अंतर जितना होगा, उससे भी नी के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट होता है। सो जब भी हम स्पीड, यूजुअली जोश में रहते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, न्यू ईयर के टाइम पे कमिटमेंट करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं कि बस अभी दौड़ेंगे, और ना वार्म अप किया होता है ना कुछ, और सडनली जस्ट बाजू वाला अपना दोस्त है, वो काफ़ी साल से कर रहा है और वो इतना स्पीड से चला रहा है, 15 और 20 पे स्पीड पे चल रहा है, तो हम पहले या दूसरे दिन ही फिर हम उसको धीरे धीरे सडनली हम बड़े स्पीड में चलने लगते हैं। सो अगर आप सडनली ट्रेडमिल को बढ़ा दोगे तो अननोइंगली क्या होगा ना, आपकी स्ट्राइड लेंथ बढ़ जाएगी। आप बड़े बड़े स्ट्राइड्स डाल के दौड़ोगे।
और जब भी बड़े स्ट्राइड डालने पड़ते हैं तो इमेजिन करिए ऑटोमेटिकली आपका हील स्ट्राइक पहले होगा। तो हील स्ट्राइक अगर पहले होगा रनिंग के टाइम पे तो नी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्राइड लेंथ बड़ी ना होने के लिए सडनली आपकी ट्रेडमिल को स्पीड ना बढ़ाए। तो कैसे बढ़ना है इसका भी एक रूल है, जो सिर्फ रनिंग में नहीं बट एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, बीट स्विमिंग, बीट जिम, बीट साइकिलिंग, एवरीवेयर यू कैन अप्लाई दिस सिंपल 10% रूल फॉर्मूला। ये रूल क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले हफ्ते से अभी मैंने रनिंग शुरू की है और मैं पिछले हफ्ते से अभी 1 किलोमीटर तक की दौड़ लगाने लग गया हूँ, सो आने वाले वीक में मैं कितना मैंने डेली बेसिस पे इंक्रीमेंट करना चाहिए। सो 10% इज द आंसर। सो फर्स्ट वीक में अगर मैं 1 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ तो सेकेंड वीक में मुझे मैक्सिमम उसका 10% मतलब 100 मीटर, तो 1100 मीटर तक की दौड़ मुझे लगानी चाहिए। दिस इज अ रफ कैलकुलेशन और रफ एवरेज है। वैसे ही ये स्विमिंग में भी अप्लाई करता है। जिम की ट्रेनिंग में आप 20 kg का बाइसेप्स कर रहे हो, फिर आपको नेक्स्ट वीक में कितना जाना चाहिए, तो उसमें भी ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। सो 20 है तो आप मैक्सिमम 1 वीक में 2। हम एक बड़े बड़े डिस्टेंस को जब भी हम क्या होता है 25 फिर 30 ऐसे किसी से कंपैरिजन नहीं करके डायरेक्टली जस्ट टू थोड़ा शो ऑफ करने के लिए करते हैं, तो उससे क्या होता है आपको इंजुरीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए 10% रूल को जितना हो सके आप फॉलो करिए। एटॉमिक हैबिट्स में जो प्रिंसिपल है कि यू हैव टू मेक अ 1% इंक्रीमेंट एवरी डे। कमिंग बैक टू अवर जो अपना मेन आज का टॉपिक है, अगर आप कॉन्क्रीट या हार्ड सरफेस पे दौड़ रहे हैं तो सरफेस स्ट्रांग होने की वजह से अपने बॉडी की वेट से भी जो नी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वो जितना सरफेस हार्ड होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नी के ऊपर आएगा। सो हम ये सारे जो सरफेसेस को अगर हम कंपेयर कर ले, कॉन्क्रीट जो सबसे हार्ड और हार्डेस्ट है, तो जो रोड्स होते हैं बेसिकली डामर की रोड्स बनाते हैं, तो दीज आर द रोड्स विच आर ऑन द सेकेंड मोस्ट स्पॉट इफ यू कंपेयर द इम्पैक्ट दैट इट क्रिएट्स। थर्ड अगर हम उसको देखें तो फिर ये जो ग्राउंड है, नॉर्मल जो ग्राउंड है, मिट्टी वाला ग्राउंड, मिट्टी के ऊपर, बिकॉज अर्थ जो मिट्टी अपनी पृथ्वी है ना कैसे सॉफ्ट है, इस वजह से जितना पॉसिबल हो सके आप नेचुरल या फिर कोई ग्राउंड है जिसके ऊपर प्रॉपर रोड, उसमें भी अगर कोई और सबसे बेस्ट सरफेस अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन सा होना चाहिए, तो फिर जो अपनी पृथ्वी है मिट्टी, उसके ऊपर जो एक हल्का सा लॉन या फिर ग्रास अगर उसके ऊपर आ गया है, तो वो जो ग्रास होता है ना उसको कुशनिंग इफेक्ट देता है। सो इफ़ यू आस्क मी कि आइडियल सरफेस कौन सा होना चाहिए, सो आफ्टर लुकिंग एट ऑल दिस रिसर्च, मतलब इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मैं और मेरी सोशल मीडिया टीम ने बहुत हार्ड वर्क करके कितने तो भी स्लीपलेस नाइट स्पेंड किए हैं, सारा लिटरेचर, सारा डेटा स्टडी किया है। कई स्टडीज़ है उनमें सिर्फ ट्रेडमिल और ग्राउंड को कंपेयर किया है, कई स्टडीज है जिन्होंने कंक्रीट और ग्रास को कंपेयर किया है। नी के ऊपर होने वाले किनेमैटिक फोर्सेस और उसके ऊपर जो उसका लॉन्ग टर्म कार्टिलेज के ऊपर होने वाला इफेक्ट उसको स्टडी किया है, तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट कंप्लीट कंक्लूजन नहीं मिला हुआ है। बट इफ़ यू लुक एट इट, दिस इज व्हाट माय एनालिसिस ऑफ ऑल दी स्टडीज इज कि वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर ही उसका सारा कंक्लूजन बेस्ड है। सो जो सरफेस सबसे बेस्ट अगर आप पूछे तो इट हैज़ टू बी जिसमें लॉन है और जो वेल मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं कि खाली आप कहीं पे जाके एक ओपन ग्राउंड है, आपको लॉन दिख गई बारिश की वजह से और वहाँ पे आप दौड़ लगा रहे हो, फिर आप पता चल रहा है वहाँ पे पैर स्लिप हो गया और कोई एक्सीडेंट की इंजरी। सो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है, रनिंग में बहुत ज़्यादा इंजुरीज होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली रनिंग इज़ अ इंजुरी प्रोन एक्सरसाइज। अगर आप ठीक से वो जो 3 प्रिकॉशंस है नहीं लेंगे तो आपको इंजुरीज हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है, यू हैव टू ऑलवेज वार्म अप। आप रन करने के पहले आपकी जो लोअर ग्रुप ऑफ मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, क्वाड्रिसेप्स है, गैस्ट्रोनीमियस सोलियस है और एंकल स्ट्रेचेस है, अपर बॉडी, शोल्डर्स, इनको सबको आपको थोड़ा वार्म अप करना है, उसके बाद ही आपको रनिंग शुरू करनी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एनी फॉर्म ऑफ नी पेन, किसी भी तरह का नी पेन को इग्नोर मत कीजिए, उसको सीरियसली लीजिए, बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। कई सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, ये कहते हैं कि मैंने सर वो लंबी ड्राइव पे चला गया था, मैंने लंबी ड्राइव करी है, इसकी वजह से नहीं दुख रहा है। वो मैं एक पार्टी में चला गया था तो काफ़ी टाइम तक हम चल रहे थे, घूम रहे थे, वहाँ पे खड़े थे, डांस किए हमने, इसकी वजह से नी पेन हो रहा है। या फिर मैं बच्ची के साथ में कभी नहीं खेलता हूँ, मैंने बहुत टाइम बाद अपनी बच्ची के साथ में मैंने खेला तो मुझे इसकी वजह से नी पेन हो रहा है। सो अपना जो भगवान ने दिया हुआ ये सबसे बड़ा मशीन है ना, मीनिंग मेकिंग मशीन, कंटिन्यू काम करता है ये। सो एक्चुअली ये जो चीज़ें आती है ना, तो ये वार्निंग साइंस होती है। दीज आर वार्निंग साइंस कि हमें कोई ना कोई एक्शन लेनी है। कोई भी तरीके की नी की कंप्लेंट हो, चाहे आपको वो बच्चे के साथ खेलने की वजह से हुई, आपका मीनिंग मेकिंग मशीन आपको बता रहा है अरे ये तो बच्चे के साथ खेलने की वजह से हुई है, अरे ये तो तुम उस दिन लाइन में बहुत लंबे खड़े नहीं थे क्या बैंक के अंदर, तो यहाँ पे खड़े खड़े इसकी वजह से आपका पेन हो रहा है। इसीलिए आपके नी पेन को लाइटली मत लीजिए, टेक एक्शन राइट नाउ। अगर आपको पहले ही सिम्टम है, अगर आपको थोड़ी सी भी शिकायत है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप ज़रूर आपके स्पेशलिस्ट को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए, उसका सही इलाज लीजिए, ताकि आगे जाके जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म नी में डैमेजेस होते हैं,
जिसकी वजह से आजकल मैं जो देख रहा हूँ लोगों को अर्ली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ा रही है। मैं चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की सर्जरी ना करनी पड़े, ना ही आपको कोई तरह की ट्रीटमेंट करनी पड़े। इनफैक्ट मेरा ये सोल उद्देश्य है कि आपकी नी की हेल्थ इतनी स्ट्रांग रहे कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी वजह से मैं ये अलग अलग जो रीजंस है जो मैंने एनालाइज किए अपने स्टडीज़ से, उन सब के ऊपर ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहूँगा और आपको इसके बारे में एनलाइटन करते रहूँगा, ताकि आपको नी का कोई भी समस्या आए नहीं और आपको नी सर्जन के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको किसी भी फॉर्म में अगर आपको नी का तकलीफ़ हो रहा है तो आप ज़रूर आपके कोई नी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, या फिर आप हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल, सारी डिटेल्स नीचे दी गई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप आपके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनको आप दिखाइए, उनको आप कंसल्ट कीजिए और नी पेन को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। आई एम श्योर ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नी हेल्दी, नी हैप्पी।